हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल विया उदय क्लासेस पे। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस वाले चैप्टर को हमने पहले एक और वीडियो में पढ़ रखा है, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, तो ये सारे टॉपिक जितने भी जैसे कि पोषण वगैरह, प्रपोषण वगैरह, ये सब हमने उस वाले वीडियो में कर रखा है। और लास्टली जो हमने करा था वो ये करा था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। इस वाले टॉपिक को हमने क्या किया था, लास्ट वाले वीडियो के अंत में किया था। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है ये इसका सेकेंड पार्ट होने वाला है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो ये दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के स्थान के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यह दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें ये बताया गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हमें बताया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया क्लोरोफिल के अंदर होता है और ये क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है। अतः प्रकाश संश्लेषण पौधों के पत्तियों में होता है। अब देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का पूरा क्रिया क्लोरोफिल के अंदर होता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये खुद पत्तियों के अंदर पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना भी क्रिया होगा ये पौधों के पत्तियों में ही होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, तो आप लोग कहोगे कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान पौधों के पत्तियों में होता है। ठीक है, ये वाला आप लोग आंसर दोगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नोट दे करके हम लोग को दो बातें बताई गई हैं। पहला बात ये बताई गई है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो कैसे कलर का होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अब हमें ये पता है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। और जब ये क्लोरोफिल खुद क्या होता है, तो पौधों के पत्तियों के अंदर पाई जाती है। और अगर ये खुद हरा है तो अगर पौधों के पत्तियों के अंदर पाएगा तो पत्तियों को भी हरा कर देगा। तो जो पौधे के पत्ती हम लोग हरा हरा देखते हैं वो इसी कारण होता है क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल खुद हरा रंग का होता है तो वो पौधों के पत्तियों को भी हरा रंग का कर देता है। ओके, तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। इस वाले टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसके लिए क्या क्या आवश्यक पदार्थ की जरूरत होती है। तो सबसे पहला पदार्थ की जरूरत होती है उसका नाम है जल। जल क्या होता है, तो जल एक आवश्यक पदार्थ है। अगर ये नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ये जो जल है इसको पेड़ पौधा क्या करता है कि अपने जड़ द्वारा ले लेता है, यानी कि अपने जड़ द्वारा उसकी पूर्ति कर लेता है। उसका जो नेक्स्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है। तो पेड़ पौधे वायुमंडल से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सूर्य का प्रकाश। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है इसको क्या करता है कि वायुमंडल में ही पाया जाता है, तो पेड़ पौधे क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ले लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल उसको पौधा जो होता है उसको कहीं से लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होती है, खुद पौधों के पत्तियों में पाई जाती है। तो ये उसे कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चार पदार्थ है जिनकी जरूरत होती है किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये दिया गया है वो ये दिया गया है कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जंतुओं में पोषण के बारे में आप पढ़िए। तो सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़े। तो क्यों ना हम सबसे पहले सबसे छोटे जंतु के पोषण के बारे में पढ़े, यानी कि जो सबसे छोटा जंतु है उसमें पोषण कैसे होता है। उसके बाद जा कर के कहीं हम पढ़ेंगे कि जो बड़े बड़े जंतु होते हैं उसमें पोषण कैसा होता है। तो जो सबसे छोटा मतलब कि जो सबसे छोटा जंतु होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अब सोचिए कि एक कोशिका इतना छोटा होता है जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और कोई ऐसा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से ही बना है, तो वो कितना छोटा है। तो ऐसा ही एक जीव है अमीबा। अमीबा एक क्या है, ऐसा ही जीव है जो एक कोशिका से बना होता है। तो सबसे पहले हमें यही बताया गया है कि पहले आप अमीबा के बारे में पढ़िए, फिर हमें अमीबा के भोजन के बारे में पढ़िए, और फिर पढ़िए कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अमीबा किसे कहता है, तो अमीबा एक संपोषी जीव है। यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कूटपाद के बनने तथा बिगड़ने के कारण बदलता
बदलता रहता है। अमीबा क्या है, तो एक प्राणी संपोषी जीव है। यह एक मृदु जलीय एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिका से बना हुआ तथा अनिश्चित यानी कि कोई निश्चित आकार नहीं है इसका, एकदम अनिश्चित आकार है। कभी ऐसे हो जाता है तो कभी ऐसे हो जाता है, मतलब इसका जैसा मन करे वैसा हो जाता है। और इसका जो आकार है ये कूट पाट के बनने तथा बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, अनिश्चित आकार का जीव है, आकार कूट पाट के बढ़ने और बिगड़ने से बदलता रहता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, हो गया अमीबा के बारे में। उसके बाद जो अमीबा का मुख्य भोजन है वो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े कौवा बैक्टीरिया होता है। अब जो ये अमीबा है जो एक कोशिकीय जीव है अनिश्चित आकार का, इसका जो भोजन होता है ये शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और बैक्टीरिया भी इसका भोजन होता है, यानी कि भोजन के रूप में ये इसे ही खाया करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो ये दिया गया है कि अमीबा में पोषण के 3 चरण अमीबा में पोषण 3 चरण अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण में पूर्ण होता है। तो अमीबा में जो पोषण होता है वो 3 चरण में पूरा होता है। सबसे पहले चरण को हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण, बीच वाले चरण को कहते हैं पाचन और लास्ट वाले चरण को हम लोग कहते हैं बहिष्करण। यही 3 चरण में क्या होता है, अमीबा में पोषण होता है। उसके बाद जो ये बताया गया कि अंतर्ग्रहण होता है, तो अंतर्ग्रहण क्या होता है वो हमें दिया गया है। तो जब भोजन अमीबा के पास आती है तो अमीबा भोजन के चारों ओर कूट पाद का निर्माण करता है और भोजन को घेर लेता है और भोजन को ग्रहण करता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो देखिए कोई भी भोजन है वो अमीबा की जब निकट आती है तो अमीबा चारों ओर कूट पाद का निर्माण करता है। कुछ ऐसे मान लीजिए ये भोजन है तो इधर से भी कूट पाद, इधर से भी कूट पाद, और अंत में ये भोजन को घेर करके अपने शरीर के अंदर ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, तो ये जो पूरा का पूरा क्रिया है उस शरीर को भोजन के अंदर लेना, उसको हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है पाचन। तो ग्रहण किए गए भोजन का पाचन रसधनी में एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अब जो भोजन अमीबा में ग्रहण कर लिया है अमीबा ने, उसे क्या किया जाता है, उसका पाचन रसधनी में क्या किया जाता है, तो एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है वो ये है कि बहिष्करण। तो जब भोजन का पाचन हो जाता है, जब अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने अंदर ले करके उसका पाचन कर लेता है, तो बचे हुए अवशेष को बाहर निकालने के लिए अमीबा अपने कूट पाद को बिगाड़ कर एक छिद्र का निर्माण करता है जिससे भोजन बाहर निकल जाता है। अब जब भोजन अमीबा पचा लेता है तो जो बचे हुए अवशेष होते हैं उसको निकालने के लिए क्या करता है, अमीबा अपने कूट पाद को क्या करता है, बिगाड़ लेता है, जिससे एक छिद्र बन जाता है और उसी छिद्र से बचा हुआ जो अवशेष है वो निकल जाता है। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि मनुष्य का पाचन तंत्र। तो जो मनुष्य का पाचन तंत्र, तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं जो आहार नाल कहलाता है। अब मनुष्य तथा जितने भी उच्च श्रेणी के जैसे कुत्ता, बिल्ली हो गया, बंदर वगैरह, उन सब में क्या होता है कि भोजन के पाचन के लिए कुछ विशेष अंग बनाए जाते हैं जिसे आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये है कि आहार नाल और इससे संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचन आधार नाल और इससे संबंधित पाचन ग्रंथियाँ और पाचन क्रिया मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। पाचन तंत्र क्या होता है, तो आहार नाल होती है, इससे कुछ संबंधित पाचक ग्रंथियाँ होती है और पाचन क्रिया, इस सब को मिलाकर के क्या होता है, तो पाचन तंत्र का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि मनुष्य का आहार नाल क्या होता है। तो यह एक कुंडली संरचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यह मुँह गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैला होता है। मनुष्य का जो आहार नाल होता है वह एक कुंडलित संरचना होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर तक, और ये मुख गुहा यानी कि मुंह से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है वो दिया गया है कि मुख गुहा किसे कहते हैं। तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपर तथा नीचे जबड़ा से घिरा होता है। ठीक है, जबड़ों से घिरा होता है। मुख गुहा के अंदर 2 प्रकार की संरचना पाई जाती है, दांत और जीभ। तो अपना जो मुंह वाला भाग है जिससे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं मुख गुहा। ये क्या होता है, तो ऊपर तथा नीचे से जबड़ा से घिरा होता है और मुख गुहा के अंदर 2 प्रकार की संरचना पाई जाती है। पहले संरचना को हम लोग दांत कहते हैं, दूसरी संरचना को कहते हैं जीभ। ठीक है, उसके बाद ये दिया गया है कि जीभ किसे कहते हैं। तो जीभ एक प्रकार की मांसल संरचना होती है जिस पर छोटे छोटे स्वाद कलियाँ पाई जाती है। इन्हीं स्वाद कलियों की सहायता से हमें भोजन के पदार्थ की स्वाद का पता लगता है, जैसे कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है आदि है। तो देखिए जीभ क्या है, एक मांसल संरचना है, यानी कि जीभ के अंदर हड्डी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मांस से ही बनी होती है। मांस से बनी संरचना को हम लोग मांसल संरचना कहते हैं, जिस पर क्या होता है कि छोटा छोटा स्वाद कलियाँ पाई जाती है। जीभ पे छोटे छोटे स्वाद कलियाँ पाई जाती है और ये जो स्वाद कलियाँ है ये किसी भी पदार्थ का
टेस्ट पता लगाती है, जैसे कि वो पदार्थ खट्टा है कि मीठा है या तीखा है, ये हम लोग जीभ के ऊपर उपस्थित स्वाद कलियों के सहायता से ही पता कर पाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो ये दिया गया है कि दांत किसे कहते हैं। तो मुखगुहा के अंदर मुखगुहा के अंदर मसूड़ों में दांत व्यवस्थित होता है। अब मुखगुहा जो है उसके अंदर पाया जाता है मसूड़ा, और उसमें क्या होता है कि दांत को व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद ये बताया गया है कि दांत का जो भाग अंदर धंसा होता है, मसूड़ों के अंदर धंसा होता है, उसे जड़, तथा जो भाग ऊपर होता है उसे शिखर कहते हैं, यानी कि कहता है। ठीक है, तो जो दांत का जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसे, जो मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं जड़, और जो ऊपर निकला हुआ उजला उजला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं शिखर। तो होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया। उसके बाद ये बताया गया कि एक एवं बीच वाले भाग को ग्रीवा कहते हैं, और जो बीच में थोड़ा सा भाग बचता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रीवा। दांत के ऊपर एक हल्की पीली रंग की परत होती है जिसे इनामेल कहते हैं। इनामेल दांत का सबसे कठोर भाग होता है जो दांत को सुरक्षा देता है। अब जो हम लोग का ऊपर वाला दांत का परत होता है, ठीक है, वो सबसे मजबूत जो परत होता है जिससे हम लोग कोई भी फोड़ फाड़ देते हैं कुछ को भी, वो क्या होता है, उसका नाम होता है इनामेल। और ये दांत का सबसे कठोर भाग होता है जो दांत को क्या करता है, तो बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है। उसका जो नेक्स्ट है वो ये दिया गया है कि दांत चार प्रकार के होते हैं। अब ये जो दांत है ये खुद चार प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को कहते हैं कर्तन। ये जो आगे वाले साइड में होता है दांत, जो सबसे आगे 2-3 दांत होते हैं उसे कर्तन कहते हैं। और कर्तन का जो यूज होता है वो होता है किसी भी चीज़ को कुतरने में। ठीक है, आगे वाले दांत से आप लोग किसी भी चीज़ को कुतर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम है भेदक। भेदक क्या होता है कि दो भेड़िया टाइप होता है ना, इधर इधर दांत, वो होता है, बगल बगल में 2 दांत होता है, उसे हम लोग भेदक कहते हैं। और भेदक का यूज हम लोग करते हैं किसी भी पदार्थ को फाड़ने में। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम लोग कहते हैं चर्वनक। ये पीछे की साइड पाया जाता है बीच में, इससे क्या होता है कि भोजन को पीसा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम लोग कहते हैं चर्वनक। इससे भोजन को अच्छी तरीके से पीस दिया जाता है, ये सबसे लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमें ये दिया गया है वो ये दिया गया है कि मनुष्य के मुखगुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य के मुखगुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो आप लोग का आंसर होगा कि 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये दिया गया है कि ग्रसनी किसे कहते हैं। तो मुखगुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ये जो ग्रसनी है ये मुखगुहा का ही पिछला भाग है, और इसमें क्या होता है कि 2 छिद्र होते हैं। पहले छिद्र को हम लोग कहते हैं निगल द्वार, जो क्या होता है, ग्रास नली में खुलता है। उसके बाद जो दूसरा छिद्र होता है उसे हम लोग कहते हैं कंठ द्वार, जो श्वास नली में खुलता है। तो इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला होता है निगल द्वार, जो क्या होता है, तो ग्रास नली में खुलता है। उसके बाद होता है दूसरा द्वार जो जिसे हम लोग कंठ द्वार कहते हैं, और ये श्वास नली में खुलता है। उसके बाद ये बताया गया है कि कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी नुमा संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। अब ये जो कंठ द्वार है इसके ऊपर एक पट्टी नुमा संरचना होती है, यानी कि पट्टी टाइप संरचना, जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। जब मनुष्य भोजन करता है तो यह कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन कंठ द्वार में नहीं जाता है और निगल द्वार द्वारा क्या होता है, तो ग्रास नली में चला जाता है। तो ये जो पट्टी नुमा संरचना होता है एपिग्लोटिस, ये बहुत ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि ग्रास नली किसे कहते हैं। तो मुखगुहा से भोजन निगल द्वार द्वारा क्या होता है, जो मुखगुहा में भोजन होता है चबा करके हम लोग दांत से, वो निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है, जहां सिकुड़न और फैलाव की क्रिया होती है, जिससे कर्मानुकुंचन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा भोजन धीरे धीरे नीचे जाता है और अमाशय में पहुंचता है। हम लोग भोजन चबा करके मुंह से क्या करते हैं, निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुंचा देते हैं। अब ग्रास नली में क्या होता है कि सिकुड़न और फैलाव की क्रिया होती है, और ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को कर्मानुकुंचन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे नीचे जाता है, और नीचे जाते जाते अमाशय तक भोजन पहुंचता है। उसके बाद ये बताया गया है कि अमाशय क्या है, जहां भोजन पहुंचता है। तो अमाशय एक चौड़ी थैली नुमा संरचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय के अगले भाग को कार्डियक, पिछले भाग को फाइलोरिक और बीच वाले भाग को फुंडनिक कहते हैं। अमाशय क्या है, तो एक चौड़ी है और थैली नुमा संरचना होती है, जो क्या होता है, तो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर के और अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है। ठीक है, अमाशय के अगले भाग, जो अमाशय का आगे वाला भाग होता है उसे कार्डियक कहते हैं। उसके बाद जो पिछला भाग होता है उसे पाइलोरिक कहते हैं, और जो बीच वाला भाग होता है उसे फुंडनिक कहते हैं। आप लोग ये तीनों नाम को याद रखिएगा। उसके बाद ये बताया गया है
कि अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये जो अमाशय है, जो चौड़ी थैलीनुमा संरचना है, उसके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस प्राप्त होता है। और ये जो जठर ग्रंथियां है, इससे क्या होता है कि जठर रस निकलता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोज पाया जाता है। जो जठर रस होता है उसमें 3 चीज़ पाई जाती है। पहला चीज़ क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, दूसरा म्यूकस पाया जाता है, और तीसरा पेप्सिनोज पाया जाता है। ये तीनों चीज़ कहाँ पाया जाते हैं, तो जठर रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसका पाचन करता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या करता है, पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, और ये जो पेप्सिनोज है, ये भोजन के प्रोटीन वाले भाग पर कार्य करके प्रोटीन का पाचन कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद भोजन अमाशय से पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहाँ होता है, तो छोटी आंत तक चला जाता है। अब जो भोजन है उसका उसका प्रोटीन का पाचन अमाशय में हो गया है, और अमाशय के पाइलोरिक छिद्र द्वारा क्या होता है कि भोजन आगे छोटी आंत में चला जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि छोटी आंत क्या होता है और इसमें भोजन का क्या होता है। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। नाम तो इसका है छोटी आंत, लेकिन आहार नाल का सबसे बड़ा भाग यही होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 8 मीटर तक होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अगले भाग को ग्रहणी कहता है, पिछला भाग को हम लोग जेजुनम कहते हैं, और नहीं, बीच वाले भाग को हम लोग जेजुनम कहते हैं, और पिछला भाग को इलियम कहते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि छोटी आंत का सबसे पिछला भाग यानी कि इलियम में भोजन पूरी तरह से पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत रस, अग्न्याशय रस, आंत रस के द्वारा होता है। अब हमें ये बताया गया कि जो छोटी आंत का पिछला भाग है ना, वहाँ पे भोजन पूरी तरीका से पच जाता है, मतलब उसका पूरा तरीका से पाचन हो जाता है। और जो छोटी आंत है उसमें पाचन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, तो पीत रस के द्वारा, अग्न्याशी रस के द्वारा और आंत रस, ये तीनों रस के द्वारा क्या होता है कि भोजन का पाचन जो छोटी आंत में होता है। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि छोटी आंत से पचा हुआ भोजन चाइल कहलाता है, जो बड़ी आंत में जाता है, जहाँ भोजन में बचे उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है, और फिर अवशेषी पदार्थ मल द्वार द्वारा बाहर निकलता है। अब देखिए, छोटी आंत में तो क्या होता है, भोजन पूरी तरीके से भोजन का पाचन कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पदार्थ उपयोगी जो है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह कुछ कुछ मात्रा में भोजन में बच जाते हैं। तो वो जो भोजन जो छोटी आंत में बच चुका है, वो एक बार जाता है बड़ी आंत में, जहाँ पे क्या करता है, बड़ी आंत जितना भी प्रोटीन वगैरह बचा होता है उसको एक बार और फिर से सोख लेता है। उस क्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर जो पदार्थ बनता है, बचता है, उसे मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो होप कि आप लोग को ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना।